नमस्कार, मैं महेश सिहाग एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सितारा क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। अपन बात कर रहे थे नागरिकता की। नागरिकता के अनुच्छेदों का अध्ययन किया, पीआईओ के बारे में, उनके बारे में पढ़ा। आज अपना जो टॉपिक रहेगा नागरिकता से संबंधित जो करंट में चल रहा है या पीछे कुछ समय पहले जो सुर्खियों में था, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, उसकी बात करेंगे आज अपन इस क्लास में। तो साथ साथ में आप नोट्स बनाना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो बातें हैं ये करंट में चल रही है। जो चीज़ आपको पता है करंट में चलती है, जो बार बार न्यूज़ पे अखबारों में जो सवाल जो बातें आती है, जो न्यूज़ आती है, वही क्या बनती है, आगे एग्जामों में सवाल बनता है। तो इस चीज़ पे आप गौर लगाना। आपने देखा होगा कि CAA सुना है आपने बहुत बार, CAA और CAB। CAA और CAB क्या है, CAA और CAB क्या है, तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अपने पीछे पढ़ा थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताता हूँ। अपने पढ़ा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 मैंने बताया पीछे क्लास में कि अनुच्छेद 11 क्या होता है कि नागरिकता से संबंधित नियम कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। तो नागरिकता से संबंधित जो नियम कानून है वो कौन बनाती है? संसद बनाती है। राज्य का इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसका मतलब संसद कुछ कर सकती है, तो ये काम भी किसने किया है? संसद ने किया है। किसने किया है? संसद ने किया है। आपने या हमने पढ़ा कि नागरिकता संशोधन विधेयक 1955, नागरिकता संशोधन विधेयक 1955 संसद ने ये पारित किया था 1955 में। इसके तहत मैंने बताया था 5 तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और 3 तरह से नागरिकता समाप्त हो सकती है। वो बात भी अपन ने की थी। तो संसद अगर नियम बना सकती है तो संसद ने एक विधेयक पास किया। कब? सन 1955 में। उस विधेयक में समय समय पर संशोधन होते गए। उस विधेयक में समय समय पर संशोधन होते गए। सन 1957 में हुआ, सन 1980 में संशोधन हुआ। तो ये हो क्या रहा है कि जो विधेयक पारित हुआ 1955, उसमें कंडीशन को देखते हुए समय समय पे क्या करते रहे? संशोधन करती रही। कौन? संसद। सन 1957, सन 1980, सन 1986, सन 1992, सन 2003, सन 2005 और सन 2015। तो समय समय पे इसमें क्या करते गए? संशोधन करते गए और जो नए प्रावधान जोड़ने थे इसमें जोड़ते गए। तो समझ में आ रही है मेरी बात कि संसद नियम बना सकती है। संसद ने एक विधेयक पास किया सन 1955 में। उसमें समय समय पे संशोधन हुए। कब कब? 1957, 1980, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में। तो ऐसा ही एक संशोधन कब हुआ? 2019 में। कब हुआ? 2019 में। और इसे क्या बोलते हैं? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। ये पहले 2016 में लाया गया था, लेकिन वहाँ क्या पास नहीं हुआ, तो फिर उसको वापस 2019 में रखा गया संसद में। समझ में आ रही बात कि ऐसे जो पहले संशोधन हुए थे, ऐसा ही संशोधन कब हुआ? 2019 में। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर 1955 में संशोधन हुआ, वैसा ही संशोधन आगे उसमें और हुए संशोधन 1955 के विधेयक में, तो क्या 2019 में जैसे दंगे हो रहे हैं वैसे ही पहले हुए थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब क्यों हो रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे अपन अब, कि इसमें ऐसा क्या है। ये मैंने थोड़े पहले की बात बताई है, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। अब इसकी बात करेंगे अपन। तो 2019 का जो विधेयक पास हुआ है उसमें ऐसा क्या है कि उसमें जगह जगह दंगे हो रहे हैं, मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, विपक्ष उसका विरोध कर रही है। तो ऐसा
है क्या, क्योंकि संशोधन तो पहले भी हुए, तो फिर 2019 में ऐसा क्या अलग हो चुका है। तो इसमें 2019 के जो विधेयक में जो प्रावधान है वो क्या है, प्रावधान क्या है, इसके जो प्रावधान है उसकी अपन बात करें तो CAB, पहले में केग के बारे में बात करते हैं अपन। केग क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और यही आगे चल के क्या बना, CAA। एक बात तो यहाँ से आपकी मैं क्लियर कर देता हूँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और यही आगे चल के क्या बना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, या अधिनियम बोल सकते हैं अपन, अधिनियम। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो ध्यान से देखना, ये यहाँ तक बिल था, यहाँ तक क्या था, केब क्या था, बिल था, ये बिल था, और ये जब राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति ने जब इस पे सिग्नेचर कर दिए, राष्ट्रपति ने जब इसके सिग्नेचर कर दिए, तब ये क्या बन गया, एक्ट बन गया, लॉ बन गया, नियम बन गया। तब ये क्या बन गया, एक्ट बन गया, नियम बन गया, कानून बन गया। तो ये चीज़ क्लियर करनी है कि केब और CAA एक ही बात है, केब और CAA एक ही चीज़ है, लेकिन पहले इसको केब बोलते, क्यों कि उस टाइम वो बिल था, प्रस्ताव था। जब वो प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है, अब वो जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास। आपको पता है जब तक किसी नियम कानून पे राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा प्रस्ताव पे, तब तक वो नियम नहीं बनेगा या लागू नहीं होगा। तो राष्ट्रपति जब इस पे सिग्नेचर कर देता है तब ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, या लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इतनी चीज़ तो क्लियर होगी कि केब और CAA एक ही चीज़ हैं, केब और CAA एक ही चीज़ हैं। पहले एक बिल था, प्रस्ताव था, और जब इस पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए तो ये अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया, लॉ बन गया, कानून बन गया। चलते हैं आगे कि 2019 का जो विधेयक है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए। तो ये क्या बोलता है कि 2019 का जो विधेयक, ये तो आप सभी को पता है कि ये धर्म से संबंधित है, ये धर्म से संबंधित है। तो इसमें तीन देशों के लोग कौन कौन सी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एक बांग्लादेश, तीन देशों के लोग और 6 धर्मों के, 3 देशों के और 6 धर्मों के। सवाल आएगा आने वाले एग्जाम में इससे कि निम्न में से किस देश के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत नागरिकता नहीं मिल सकती, नागरिकता से संबंधित है। तो 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, 3 तो देश हो गए, और 6 धर्म, वो धर्म कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, और एक कौन सा रह गया आपके पास, उसको मैं आपको बताता हूं कि ये कौन सा रह चुका है, सिख। एक और हो गया कौन सा, सिख। गैर मुस्लिम की बात करता है, मुस्लिम नहीं है। 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, और एक और आपके पास कौन सा रह चुका है, जैन आ चुका है, बौद्ध आ चुका है, पारसी आ चुका है, सिख बच चुका है एक, कौन सा, सिख। तो एक हो जाएगा क्या आपके पास, सिख। तो 6 धर्म हो चुके हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख। इन धर्मों के और इन देशों के जो लोग हैं उनको भारत में नागरिकता मिलेगी। कैसी मिलेगी, कैसे, वो बात करेंगे आगे। अब दंगे जो हो रहे हैं उनकी जड़ कहीं ना कहीं ये है, जड़ यही है, जो दंगे हो रहे हैं उनकी जड़ ये है। कैसे, आपने पहली बात तो केवल ये 3 ही देश क्यों लिए,
अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश तो और भी हैं, चीन भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है। समुद्री पड़ोसी की बात करें तो श्रीलंका भी है, तो उनके भी तो होने चाहिए। ये 3 ही देशों की बात क्यों कर रहे हो? एक तो इस आधार पे हो रहे। दूसरी बात, यहाँ मुस्लिम धर्म की बात नहीं की गई है। किस धर्म की बात नहीं की गई है? मुस्लिम धर्म की बात नहीं की गई है। तो यहाँ देखो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम, मुस्लिम के अलावा 6 धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये जो हैं वो सारे किस में लिए गए हैं? इसमें नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में। तो ये दोनों जो बातें हैं कि भारत के पड़ोसी देश और भी हैं, उनके लोगों को भी मिलनी चाहिए। और नंबर 2, ये धर्म जो मुस्लिम धर्म को क्यों नहीं मिलाया गया? इस आधार पे क्या होने लगी? दंगे होने लगे और विपक्ष अपना रौब दिखाने लगी। देखना जनता क्या बोलती है इसी आधार पे आगे कि इन चीज़ों को देखते हुए भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 14 है उसका उल्लंघन हो रहा है और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। कैसे? ये कैसे? तो इसमें क्या बोला गया है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है अपन आगे पढ़ेंगे जब अपना भाग नंबर 3 आएगा मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में आता है विधि के समक्ष समानता। आप तो कहाँ दे रहे हो समानता? ये कानून बनाया आपने, लेकिन यहाँ जो रह रहे हैं या नागरिक हैं उनको समानता कहाँ है इसमें? तो सरकार अपना पक्ष क्या रखती है कि सरकार ऐसा कानून बना सकती है, सरकार ऐसा कानून बना सकती है जिसमें नागरिकों के हित की बात हो, नागरिकों के हित की बात हो। नंबर 1। दूसरा, यहाँ पे ये क्या बोलता है अनुच्छेद 15? अनुच्छेद 15 बोलता है कि जाति, धर्म, मूल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार ने यहाँ भी ये स्पष्ट कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव हो। हमने तो ऐसे किया है कि ये जो 2-3 देश लिए हैं ये इस्लामिक कंट्री हैं। ये क्या है? इस्लामिक कंट्री है। इनमें जो प्राथमिकता दी गई है धर्म को वो इस्लाम को दी गई है। अर्थात इस यहाँ जो भारत में तो क्या होता है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन इन देशों में ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने इन तीनों देशों को चूज किया है और उनमें से ही केवल गैर मुस्लिम, क्योंकि इनको वो क्या करते हैं? पड़तालते हैं या इन पे अत्याचार किया जाता है, इसीलिए वो दौड़ के क्या आते हैं? भारत की शरण में आते हैं। भारत अब इनको क्या देगी? नागरिकता देगी भारत की। समझ में आ रही है बात? इन 3 ही देशों को क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि ये इस्लामिक कंट्री हैं, इन्होंने अपना राष्ट्रीय धर्म इस्लाम घोषित कर रखा है। तो जो अन्य धर्म हैं उनको वो क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने इनको नागरिकता देने का काम किया है। इसीलिए इसमें क्या नहीं मिलाया? इस्लाम नहीं मिलाया। हाँ, ये बात सही थी कि क्यों आपने इस्लाम नहीं मिलाया। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो इस्लामिक लोग रहते हैं या मुस्लिम लोग रहते हैं उनके साथ अत्याचार नहीं होता। हो सकता है उनके साथ भी अत्याचार हो, लेकिन इनका जो धर्म है, इनका जो राष्ट्रीय धर्म है वो इस्लाम है। इसलिए कम से कम वो उन पे तो अत्याचार नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो गैर मुस्लिमों पे अत्याचार करें तो उनको शरण कौन दे रहा है? भारत दे रहा है। कौन दे रहा है? भारत दे रहा है। तो समझ में आई बात अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन की बात। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि किन के उल्लंघन की बात थी? अनुच्छेद 14 और 15 की बात। आगे चलते हैं अपन, पहले आपको पता थी कि पहले नागरिकता, मैंने बताया था नागरिकता संशोधन विधेयक 1955, उसमें नागरिकता कोई व्यक्ति को कैसे मिलती थी? जब वो 11 साल भारत में रहेगा। कितने साल? 11 साल भारत में रहे, उसके बाद में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता और लगभग 1 साल लग जाती, फिर उसको तो कितना हो जाता? 12 साल हो जाती, तब उसको नागरिकता मिलती। लेकिन अब इस विधेयक के माध्यम से जो 2019 है, इसके माध्यम से किसी को नागरिकता कैसे मिलेगी? साधारण तरीके से मिलेगी, लेकिन कब तक साधारण तरीके से मिलेगी? अगर मैं उसकी बात करूं तो अपन चलते हैं आगे। तो इतनी चीज़ समझ में आई कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 केवल 3 देशों की बात करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और 6 धर्म बौद्ध, जैन, पारसी, सिख,
ईसाई और कौन से हो जाएंगे आपके, एक कौन से रह गए, हिंदू। इन 6 धर्मों की बात करता है। गैर मुस्लिम पहले नागरिकता मिलती थी 11 वर्ष रहो, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कराओ, तो उस प्रक्रिया में करीब 1 साल लगता, तो लगभग कितने साल हो जाते, 12 साल का समय लगता नागरिकता लेने में, नागरिकता संशोधन विधेयक 1955 के तहत। लेकिन अब क्या बोला गया है, अब ये बोला गया है कि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले, जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहा है, उससे नागरिकता कितने वर्ष से मिलेगी, 5 साल से। कितने, 5 साल। मतलब 11 वर्ष की जगह कितना कर दिया, 5 साल कर दिया। कितना कर दिया, 11 वर्ष की जगह उसे सामान्य तरीके से मिलेगी जो इससे पहले रह रहा है, 31 दिसंबर 2014 से जो पहले रह रहा है उससे सामान्य तरीके से मिलेगी, लेकिन इसके बाद जो आएगा उसे कितने साल से मिलेगी, 5 वर्ष से मिलेगी। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। पहले इसको 2016 में जब लाया गया था तब इसमें 6 साल का प्रावधान था, फिर इसमें कितना कर दिया, 5 साल का प्रावधान कर दिया। अब क्या ये नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पूरे संपूर्ण भारत में लागू होगा, पूरे भारत में लागू होगा? तो इसके कुछ अपवाद हैं, वो सवाल आते हैं। इसके कुछ क्या हैं, अपवाद हैं। संपूर्ण भारत में लागू नहीं होगा, इसके कुछ अपवाद हैं। वो अपवाद कौन से हैं, मैं बात करता हूँ उनकी। तो एक तो अपवाद है छठी अनुसूची में जिन राज्यों की बात की गई है, एक तो वो नंबर 1 पॉइंट अपवाद क्या है, छठवीं अनुसूची में निहित राज्य, छठवीं अनुसूची में निहित राज्य, उनमें ये भारतीय नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लागू नहीं होगा। उनमें ये भारतीय नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लागू नहीं होगा। कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया पिछले क्लास में, ATM का स्क्वायर, मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इनमें ये नागरिकता संशोधन विधेयक है ना, वो लागू नहीं होगा। मतलब जो व्यक्ति जिनको नागरिकता मिलेगी वो यहाँ नहीं रहेंगे, इन राज्यों में नहीं रहेंगे। आपने देखा होता असम में सबसे ज़्यादा उपद्रव हो रहा था, वहाँ पे दंगे सबसे ज़्यादा हो रहे थे, दिल्ली में हो रहे हैं, आपको पता है। तो ये चीज़ें जो चल रही थी, इसका मतलब वो विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का कि बहुत सारे शरणार्थी ऐसे आ चुके हैं जिनको नागरिकता भी मिलेगी तो वो फिर रहेंगे कहाँ। तो सरकार ने क्या बोला कि जो छठी अनुसूची में निहित राज्य हैं उनमें वो नहीं रहेंगे, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, 4 तो इनको छूट मिली। एक आता है आपके पास फिर ILP नाम सुना है आपने? ILP होता है इनर लाइन परमिट, ILP। एक तो ये नहीं रहेंगे, और अपवाद कौन से हैं मैं उसकी बात करूं तो ILP ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इनर लाइन परमिट। INP में जो आने वाले राज्य हैं उनमें भी नहीं रहेंगे। कौन नहीं रहेंगे? जो इसके तहत नागरिकता प्राप्त करेंगे। INP में इसमें कौन कौन से आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, कौन से आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जो पहले भी आ चुका है, ये INP के अंतर्गत आते हैं। INP के अंतर्गत आते हैं मेघालय भी INP के अंतर्गत आता है, और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये भी INP के अंतर्गत आते हैं। एक आता है नागालैंड, उत्तर पूर्व भारत के राज्य हैं, ये उत्तर पूर्व भारत के राज्य हैं। तो इनका भी ध्यान रखना कि कौन कौन से क्षेत्र में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लागू नहीं होगा, किस किस क्षेत्र में। तो छठी अनुसूची में निहित राज्य इनमें लागू नहीं होता, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और एक ILP इनर लाइन परमिट, इसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। अब
आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये ILP क्या है? ILP क्या है? ये ILP घोषित किया गया था 1873 में। 1873 में इन क्षेत्रों को ILP घोषित किया। मतलब यहाँ अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो भारत का हो या किसी अन्य देश का हो, अगर इन राज्यों में वो जाता है, इन राज्यों में चाहे भारत का हो चाहे किसी अन्य देश का हो, अगर वो इन राज्यों में जाता है तो उससे परमिशन लेने की ज़रूरत है। उसकी मतलब जहाँ जा रहा है उसके राज्य सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत है कि वो कितने दिन के लिए आ रहा है और किस कार्य के लिए आ रहा है। तो ध्यान से सुनना, ILP इनर लाइन परमिट का मतलब होता है कि ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारतीय हो, मतलब देश का हो, नागरिक हो, लेकिन अगर वो इन राज्यों में जा रहा है तो उससे राज्य सरकार से अनुमति, स्पेशल अनुमति लेने की ज़रूरत है कि वो कितने दिन के लिए आ रहा है और किस कार्य के लिए आ रहा है। समझ में आई बात? उत्तर पूर्वी राज्य है ये। तो ये अपवाद है, यहाँ ये लागू नहीं होगा, यहाँ ये लागू नहीं होगा नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। तो मैंने बताया वो चीज़ क्लियर हो रही होगी, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ये चीज़ जो मैंने सबसे पहले बताई है वो याद रखना, CAB, केब और CAA ये एक ही हैं। जब तक राष्ट्रपति ने सिग्नेचर नहीं किए तब तक तो ये प्रस्ताव क्या था, केब। सिटीजनशिप और अमेंडमेंट और बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, कानून बन गया, लॉ बन गया जब राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कर दिए। तो समझ में आई इतनी बात? ये एक ही बात है। अब एक नाम आपने और सुना होगा, NRC। NRC क्या होती है या NRC क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो ये है जरूर करंट का विषय, लेकिन अपने टॉपिक में जब ये लगता है तो अपन इसके साथ साथ में बात करें। तो NRC क्या है? NRC का इससे कोई लेना देना नहीं है, संबंधित इसी से है लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। NRC, NCR नहीं, दिल्ली NCR वाली चीज़ अलग है। NRC क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन मतलब ऐसा रजिस्टर जिसमें भारत के नागरिक, समझने की कोशिश करें अपन, मान लेते हैं एक रजिस्टर है, उसमें जो भारत के नागरिक हैं उनके क्या हैं, बायोडाटा लिखे गए हैं, कौन है, कहाँ का है और कब से रह रहा है। इसका मतलब पूरा पता चल जाएगा उस नागरिक का कि ये भारत का ही है, भारत में कब से रह रहा है और उसको नागरिकता जो मिली है वो कैसे मिली है, जन्म से मिली है, रजिस्ट्रेशन करवा के लिए है, वंश परंपरा से मिली है, या देशीयकरण या भूमि अर्जन, जो भी कारण होगा वो इस रजिस्टर में मेंटेन होगा। इसीलिए ये क्या बनाया गया, NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन। इसका मतलब क्या है, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या? तो इसका मतलब क्या है, जो भारत में अवैध अप्रवासी रह रहे हैं, जो भारत में अवैध अप्रवासी रह रहे हैं उनकी पहचान करना और उनको अलग शिफ्ट, मतलब अगर वो कहीं के भी हो, अवैध अप्रवासी मैंने पहले बता दिए, पता नहीं है वो कहाँ के, पता नहीं है वो कहाँ के हैं, तो उनकी पहचान हो जाएगी जो अवैध हैं, जो कहीं या तो कोई दूसरे देश से आए हैं, इसका मतलब भारत के तो नहीं है वो, तो इस रजिस्टर से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये भारत के नहीं हैं लेकिन ये भारत में रह रहे हैं। तो अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था, अवैध प्रवासियों का पता लगाने का मुख्य उद्देश्य था किसका, NRC का मुख्य उद्देश्य क्या था, अवैध प्रवासियों का पता लगाए कि कितने अवैध प्रवासी रह रहे हैं, कितने नहीं है, ये सारी बात। तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछता है तो क्या है, अवैध प्रवासियों की पहचान करना,
अवैध प्रवासियों की पहचान करना, क्योंकि जो भारत के नागरिक होंगे वो तो अपना डाटा दे देंगे, वो तो रजिस्टर में अंकित करवा देंगे, लेकिन जो अवैध हैं उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो डाटा नहीं मेंशन कर सकते। ये खास तौर से ये जो एनआरसी है वो कहाँ लगी हुई है, या पहला एनआरसी को लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये पहला राज्य है लगाने वाला असम। सवाल पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा आने वाले दिनों में एग्जाम में जो होगी उसमें सवाल पूछा जाएगा कि एनआरसी को लागू करने वाला पहला राज्य असम। आपको पता है सन 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था, तो उस टाइम बहुत सारे बांग्लादेशी कहाँ आ गए थे, असम में आ गए थे। कहाँ गए थे? असम में आ गए थे। अब इस कारण असम की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा गति से बढ़ गई। वहाँ पे भारतीय हैं, उसके साथ साथ दूसरे जो अवैध प्रवासी हैं वो भी रह रहे हैं। तो इस कंडीशन को देखते हुए असम के लोगों ने इसको सबसे पहले लगाया एनआरसी को, और क्या बोला कि असम में वही रहेंगे जो 24 मार्च 1971 से पहले, असम में कौन रहेंगे? जो 24 मार्च 1971 से पहले कहाँ रह रहे हों? असम में रह रहे हों। अब सवाल आता है ये डेट क्यों मेंशन की गई है? तो अब मैं इसके बारे में पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ कि सन 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो उस टाइम बहुत सारे, आपने नाम सुना होगा रोहिंग्या मुसलमान, तो ऐसे बहुत सारे बांग्लादेशी असम में शिफ्ट हो गए, असम में रहने स्टार्ट हो गए। अब पता नहीं चल पा रहा था या डाटा नहीं था, तो इस कंडीशन में एनआरसी को लागू किया असम ने सबसे पहले। भारत में एनआरसी लागू करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा है? असम। अब असम ने क्या बोला कि असम में वही कैंडिडेट रहेंगे जो 24 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे हैं। 24 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं, मतलब असम लागू करने वाला तो पहला हो चुका है, ध्यान से देखना, असम लागू करने वाला तो पहला है, लेकिन ये जो डेट है वो कहाँ है? ऑल ओवर भारत की बात करती है, पूरी इंडिया के लिए इस डेट का महत्व है। तो भारत में वही कैंडिडेट रहेंगे जो 24 मार्च 1971 से पहले, किसके तहत? एनआरसी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे एनआरसी अलग है, इसको किसी धर्म से लेना देना नहीं है। वहाँ तो 6 धर्मों की बात थी, एनआरसी को किसी धर्म से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब एक ही है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, मतलब भारत के जो नागरिक होंगे उनका रजिस्टर में मेंटेन होगा, पूरा डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा, और फिर जो बचेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? अवैध प्रवासी कहलाएंगे। अवैध प्रवासी या कोई ऐसे नागरिक भी हैं भारत के जिनके पास डाटा नहीं है, तो वो अपना प्रूफ देंगे कि हम 24 मार्च 1971 से पहले ही इंडिया में रह रहे हैं। तो भारत में एनआरसी के तहत कौन रहेगा? जो 24 मार्च 1971 से पहले रह रहा है। उसके बाद में कोई होगा जिसके पास डाटा नहीं है, वो क्या माना जाएगा? अवैध प्रवासी माना जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अपने नागरिकता पढ़ी, उसी से संबंधित जो बिल थे, एक्ट थे, पोक थे, वो अपन ने बात की। तो उससे संबंधित ये था अपना नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, अपन ने इसकी बात की। और इसी से संबंधित ये क्या था? एनआरसी, जो कि आपको क्या लगता है कि ये नागरिकता से संबंधित तो है, नागरिकता संबंधित है, लेकिन ये नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 से संबंधित है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। नागरिकता से संबंधित तो है लेकिन उस विधेयक से संबंधित नहीं है, इसका कोई मकसद धर्म से नहीं है। ये बात करता है केवल और केवल किनकी बात करता है कि 24 मार्च 1971 से पहले, 24 मार्च 1971 से पहले जो व्यक्ति भारत में रह रहे थे वो आराम से रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद में जो आएगा या तो उसको अपना डाटा रिकॉर्ड दिखाएगा या वो क्या माना जाएगा? अवैध प्रवासी माना जाएगा। तो एनआरसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम है। तो समझ में आई बात, क्लियर हुई। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वो अपनी क्या आएगी? भाग नंबर 3 से शुरू करेंगे। भाग नंबर 3 इंटरेस्टिंग क्लास होगी। अब आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं उसके बारे में बात करेंगे अपन, कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं उसकी बारे में तो बात करेंगे। उनके साथ साथ अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट में कैसे जा सकते हो, कौन से कोर्ट में जाओगे, तो किस अनुच्छेद के तहत जाओगे, और उसके साथ साथ आप अगर किसी सरकारी अधिकारी के पास काम करवाने के लिए जा रहे हो, अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कौन सी रिट दायर करोगे या
कोर्ट जो है वो कौन सी रेट दायर करेगा, वो सारी बातें अपन पढ़ेंगे कहाँ पे, मौलिक अधिकारों में। हमारे पास पहले कितने अधिकार थे, अब कितने अधिकार हैं, कौन से अनुच्छेदों में कितने हैं और किन किन अनुच्छेदों में क्या क्या अधिकारों की बात की गई है, वो सारी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास से। तो भाग नंबर 3 अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट से, लेकिन भाग नंबर 2 तक की अपनी बात कर ली है। अगर आपने हमारी पीछे वाली जो क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो पीछे वाली क्लास ज़रूर देखना, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप हमसे जुड़े रहने चाह रहे हो तो मैं दोबारा आपको एक बात बोलता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट की बेस्ट से बेस्ट क्लासें मिलती हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।